लास्ट क्लास में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देख रहे थे, ठीक है ना। हम लोग देखे थे बेसिकली दो वे होता है हम लोगों को, ठीक है ना, जिससे हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, और एक था हमारा मैथमेटिकल या एनालिटिकल मेथड जिसको हम लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड में हम लोग क्या देखे थे कि अगर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो किसी भी हम लोग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो अपने पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है ना, लेट अस से, तो उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग किसी एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग एक एरो लगा देंगे, ठीक है। और यहीं पे हम लोग देखे थे कि अगर हम लोगों को मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो भी हमारा वेक्टर है उसमें हम लोग मॉड लगा देंगे, या सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इसके ऊपर एरो था, हमारा अल्फ़ाबेट के ऊपर जो एरो था उसको हम लोग हटा देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन था हमारा मैग्नीट्यूड का। सिमिलरली हम लोग वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम लोग देखे थे कि सर दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कि आप इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना, तो जो यूनिट वेक्टर होगा वही उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला तरीका था, ठीक है, यूनिट वेक्टर रैंकिंग। और यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन था हमारा वेक्टर का, उसके ऊपर से एरो को हटा के हम लोग कैप लगा रहे थे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता था यूनिट वेक्टर का। या दूसरा हम लोग बता रहे थे कि जो हमारा वेक्टर है वो रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो जो एंगल बनाएगा हमारा, ठीक है ना, वो उसका डायरेक्शन बताएगा। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे रिप्रेजेंटेशन का, कि सर हम लोगों को और दूसरे तरीके से करना है, ग्राफिकली करना है रिप्रेजेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उस चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लिखो, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो देखो ग्राफिकली हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपली इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि अपने पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है ना, लेटर से ए वेक्टर, और उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और मान लो कि ये हमारा वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। सिंपली मान लो अपने पास कोई दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ है, डायरेक्शन कुछ है, उसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो उसको ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग एक एरो से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब तुम सोच रहे होगे सर ये क्या तरीका है, ठीक है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का। आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, कि इस एरो का लेंथ कितना होना चाहिए, इसका डायरेक्शन मतलब इसका हेड जो है वो किधर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, ठीक है ना, कौन सा क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड का इन्फॉर्मेशन देगा, और कैसे हम लोगों को डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उस चीज को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग अगर वेक्टर ए की ही बात करें, ठीक है ना, वेक्टर ए में ही, कि सर वेक्टर ए में हम लोगों को फाइंड करना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस एरो का जो लेंथ होता है हमारा, ठीक है, वो हम लोगों को इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। तो जब भी तुमको किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो तुमको सेलेक्ट करना होगा कि सर हम कितने लेंथ का एरो लें। तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो इस वेक्टर का जो लेंथ होगा, इस एरो का जो लेंथ होगा, वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सर इस एरो का जो लेंथ है हमारा, ठीक है ना, ये हम लोगों को किसका इंफॉर्मेशन देगा, दैट इज उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका एरो का लेंथ होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। किस तरीके से, तो अभी हम एक एग्जाम्पल से भी बताएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्शन कौन हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा डायरेक्शन का, तो देखो इस एरो का, ठीक है ना, जो हमारा हेड है, या तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर ये जो हमारा एरो है जिस डायरेक्शन में ये होगा वही उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो वेक्टर ए है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अभी तो हम एग्जैक्ट तुमको नहीं बता सकते हैं कि सर ये डायरेक्शन कौन सा है, बस हाँ इतना बता सकते हैं कि जो भी हमारा वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम देखो कि इसका जो डायरेक्शन हमारा मिल रहा है वो इस एरो के डायरेक्शन से ही मिल रहा है कि सर हमारा वेक्टर किधर है ना। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है ना, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स का मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे पहला टर्म हम लोगों को ये मिलेगा, ठीक है ना, कि देखो जिस पॉइंट से हमारा ये एरो स्टार्ट हो रहा है, तो तुम देख रहे हो कि ये पॉइंट हमारा वहां से एरो स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है ना। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये जो हमारा एंड है, इसको हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। तो कभी ये तुमको टर्म मिल जाए कि ये हमारे वेक्टर का टेल है या इस वेक्टर का टेल यहाँ पे होना चाहिए, तो टेल जो है वो किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो जिस पॉइंट से हमारा वेक्टर स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेल, ठीक है ना। और जहाँ पे ये खत्म होता है बच्चा, ठीक है ना, जहाँ पे ये वेक्टर खत्म होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हेड। तो एक वेक्टर के अंदर ये दो टर्म्स मिलेंगे, एक टेल, ठीक है ना, और तुमको दूसरा टर्म मिलेगा हेड। तो टेल क्या होता है, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है, हेड क्या होता है, जहां पे वेक्टर हमारा खत्म हो रहा है, जहां पे एरो खत्म हो रहा है। और इनको हम लोग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, तो जहां से हमारा एरो स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, और जहां पे एरो खत्म हो रहा है, जहां पे हेड है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट भी बोलेंगे। क्लियर है। चलो, तो अगर तुमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग वेक्टर के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि सर वेक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे हम लोग वेक्टर्स के साथ डील करेंगे, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर से। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। देखो सेवरल कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वेक्टर्स के, ठीक है ना, जो हम लोगों को पता होना चाहिए, जो काफ़ी यूजफुल होते हैं, बार बार यूज होंगे। तो अगर तुमको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि तुम क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक करो, या हो सकता है कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और हमारा कहीं पे मिस्टेक ना हो, उसके लिए हम लोगों को इन वेक्टर्स का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉपर्टीज को। तो देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो ये होता है, ठीक है, कि अगर हम किसी वेक्टर को उसके पैरेलली स्पेस के अंदर कहीं भी शिफ्ट करें विदाउट रोटेटिंग, ठीक है, और साथ ही साथ वेक्टर के लेंथ को चेंज किए बिना, तो उस केस में हमारा वेक्टर जो है वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा ये है कि अगर हम किसी वेक्टर को, ठीक है ना, उसके पैरेलली शिफ्ट करते हैं स्पेस में कहीं भी, तो मान लो कि अपने पास कोई एक वेक्टर है इस तरीके से, लेटर से इसको हम बोल दे रहे हैं वेक्टर ए। अब देखो कि इस वेक्टर को हम इसके पैरेलली अगर कहीं भी शिफ्ट करें, बस ध्यान रखना दो बातों का शिफ्ट करते हुए, ठीक है ना, क्या ध्यान रखना है कि इस एरो का लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए, दूसरा, ठीक है ना, कि इसको हम लोग को रोटेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये दो बातों का ध्यान रखना है। बस हम लोग क्या करेंगे कि इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे कहीं भी, तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो मान लो कि हम इस वेक्टर ए को शिफ्ट करते करते यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे तुम देखो कि जो हमारा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना कि पहले था, और ये अभी भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये पहले था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि भले ही तुम इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे ले आए हो, लेकिन ऐसा करने से हमारा वेक्टर जो है वो चेंज नहीं करेगा, तो ये हमारा वेक्टर ए ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली तुम इसको उठा के इधर कहीं ले आओ, ठीक है, तो मान लो कि इस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर दिए स्पेस के अंदर इधर, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम देखो कि इस बार भी हम लोग क्या किए कि जो हमारा वेक्टर है उसके लेंथ को हम लोग चेंज नहीं किए, दैट मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किए। और तुम देख रहे होगे कि जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर ए है उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर है। तो इस केस में भी अगर हम तुमसे पूछे कि ये जो वेक्टर है, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा है, तो तुम बोलोगे सर जो प्रीवियस वेक्टर था उसी के इक्वल है। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर ये था, ठीक है ना, सेम वेक्टर हमारा ये भी है। तो अगर वेक्टर ए इसको हम लोग बोल रहे थे, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज वेक्टर ए। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है वेक्टर का, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वेक्टर को, ठीक है, पैरेलली स्पेस के अंदर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। बस तुमको दो बातों का ध्यान रखना होगा कि इस एरो का तुमको लेंथ चेंज नहीं करना है। ऐसे बहुत बच्चे क्या करेंगे कि सर पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं मान लो इस वेक्टर ए को, ठीक है ना, और शिफ्ट करने के बाद जो वेक्टर ए है उसको ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो तुम यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे होगे कि ये जो हमारा वेक्टर है, ठीक है ना, ये जो हमारा एरो है इसका लेंथ जो है वो पहले वाले से ज्यादा है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भले ही प्रीवियस वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, बट इस बार हमारा क्या हुआ ना कि वेक्टर चेंज कर गया, वेक्टर हमारा सेम नहीं रहेगा। और इसके पीछे का रीजन क्या है ये तुमको पता है। इस बार हमारा क्या हुआ कि जैसे ही तुम इस एरो के लेंथ को चेंज किए, ठीक है, दैट मीन्स कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया हमारा, ठीक है। और अगर तुम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को चेंज करोगे तो वो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि सर ये जो हमारा वेक्टर है वो कोई दूसरा वेक्टर होगा, और इसको हम बोल दे रहे हैं लेटर से बी वेक्टर, ठीक है। ये ए वेक्टर नहीं होगा। भले ही हम पैरेलली शिफ्ट किए हैं, लेकिन गलती क्या हुआ हमसे कि इस एरो के लेंथ को हम इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए,
तो जिस कारण से ये वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आगे चल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर तुम किसी वेक्टर को, ठीक है ना, अगर रोटेट कर रहे हो किसी एंगल से अदर देन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, मतलब कि 360 के इंटीग्रल मल्टीपल के अलावे अगर तुम वेक्टर को किसी भी एंगल से रोटेट करोगे तो वो वेक्टर जो है तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये होता है कि मान लो अपने पास कोई एक वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है ना, लेट अस से इसको हम बोल दे रहे हैं ए वेक्टर। अब हम क्या किए ना कि इस वेक्टर को टेल के अबाउट रोटेट किए हैं किसी एक एंगल से। बस ध्यान रखना कि वो एंगल जो है वो 360 के इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा वेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि इस वेक्टर को हम रोटेट कर दिए हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस सेंस में हम रोटेट किए हैं बाय एन एंगल ऑफ थीटा। तो इस केस में तुम देखो कि जो हमको वेक्टर मिला है ये कोई एक दूसरा वेक्टर मिलेगा और इसको हम लोग बोल देंगे वेक्टर बी। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे सर ये डायरेक्शन हमारा वेक्टर जो है वो चेंज कैसे किया। ठीक है ना, यहाँ पे चेंज जो किया वेक्टर हमारा, उसके पीछे का रीजन क्या था। तो देखो कि जब तुम इस वेक्टर को रोटेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो भले ही इस केस में तुम्हारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर रहा, बट इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, और हम जैसे तुमको पहले बताए हैं कि अगर वेक्टर का आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई एक चेंज होगा तो हमारा वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। तो सिंस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस कारण से हम लोग बोल दिए कि सर हमारा वेक्टर जो है वो चेंज हो गया और इसको एक नया वेक्टर से रिप्रेजेंट किए बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा इन दोनों वेक्टर के बीच अगर हम लोग एक रिलेशन देखें तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन होगा, क्या होगा, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम तुमसे बोले कि जो हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है वो क्या दोनों इक्वल रहेंगे। यस, दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि देखो कि इस वेक्टर के लेंथ को हम लोग चेंज नहीं कर रहे, बस रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा और इस केस में तुम्हारा क्या होगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी तुमको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारा। थर्ड प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर तुम किसी वेक्टर को, ठीक है ना, एक एंगल दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई के एंगल में रोटेट कर रहे हो तो उस केस में तुम्हारा वेक्टर जो है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है ना, लेट अस से ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर। अब हम क्या किए ना कि इसको रोटेट कर दिए हैं, कितने एंगल से, 360 डिग्री से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब तुम इस वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट करोगे तो तुम्हारा वेक्टर जो है ऐसे घूमते 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 वापस इसी ओरिएंटेशन में आ जाएगा। तो देखो जब तुम इस वेक्टर को एक कंप्लीट रोटेशन दे रहे हो, 360 डिग्री से रोटेट कर रहे हो, ठीक है, तो इस वेक्टर का जो फाइनल डायरेक्शन है वो वही है जो कि इनिशियल डायरेक्शन था, मतलब फिर से वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिसमें कि जिस डायरेक्शन में वो इनिशियली था। और साथ ही साथ रोटेट करने से हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो चेंज कर ही नहीं रहा है। तो देखो कि एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद 360 डिग्री से रोटेट करने के बाद हमारा जो वेक्टर है, ठीक है ना, वो उसी ओरिएंटेशन में आ गया जिस ओरिएंटेशन में वो पहले था, मैग्नीट्यूड वही है जो पहले है। तो इस बार हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जो हमारा वेक्टर है वो वही है जो पहले था, क्योंकि अभी भी मैग्नीट्यूड हमारा वही है जो पहले था और डायरेक्शन भी वही है जो पहले था। दैट मीन्स कि हमारा वेक्टर चेंज किया ही नहीं। सिमिलरली मान लो कि इसको अगर हम लोग 4 पाई से रोटेट कर दें, मतलब 2 पाई के 2 टाइम्स, एक बार 360 से रोटेट किए फिर से 360 से रोटेट किए, तो फिर से ये इसी ओरिएंटेशन में आ जाएगा हमारा, हाँ कि ना, और मैग्नीट्यूड तो चेंज ही नहीं कर रहा। तो फिर से हम क्या बोलेंगे कि सर हमारा वेक्टर जो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर तुम किसी वेक्टर को 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में रोटेट करते हो तो वो वेक्टर तुम्हारा चेंज नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को भी तुम ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी आपको याद रहेगा सब चीज, सब क्वेश्चन पूछ देता आपसे। फोर्थ प्रॉपर्टी। नहीं तो अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारा, ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर तुम दो वेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि अपने पास दो वेक्टर्स गिवन है, कौन कौन से, तो लेट अस से अपने पास एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर एंड एक दूसरा वेक्टर गिवन है, ठीक है ना, बी वेक्टर। अब अगर हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करें, कंपैरिजन का मतलब है कि अगर हम तुमसे पूछे कि इन दोनों वेक्टर में से कौन सा वेक्टर बड़ा है, कौन सा वेक्टर छोटा है, तो क्या तुम बता पाओगे? तो कुछ बच्चे तो ये सोच के बोलेंगे सर कि अभी हमको ए और बी के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना, तो अभी तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो थोड़ा सा जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि सर कंपेयर करके बता देते हैं, ठीक है, कि ए और बी में कौन बड़ा है। तो देखेगा कि सर जो आप वेक्टर ए लिखे हैं ना वो थोड़ा सा बड़ा है और बी जो लिखे हैं वो छोटा है, ठीक है, तो वो क्या बोल देगा कि वेक्टर ए जो है वो बड़ा है और वेक्टर बी जो है वो छोटा है। ये तो बेवकूफ़ों वाला बात हो गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें तो बेसिकली कंपैरिजन में क्या होगा कि दोनों में से जो वेक्टर्स हमारे हैं उनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है हमारा, ठीक है। तो देखो कभी भी दो वेक्टर्स का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। अब तुम सोच रहे हो कि सर कैसे नहीं हो सकता है, तो देखो हम लोग जानते हैं वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को तुम कंपेयर करोगे, ठीक है, तो यहाँ तुम मैग्नीट्यूड वाइज तो कंपेयर कर लोगे कि सर अगर दोनों के मैग्नीट्यूड को देखें तो वो तुम बता दोगे कि किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। लेकिन डायरेक्शन को तुम कंपेयर कैसे करोगे? जैसे मान लो कि वेक्टर ए को अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में ले ले कि ये वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है ना, एक मूविंग बॉडी का वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट, ठीक है ना, टूवर्ड ईस्ट। तो ये वेक्टर हम लोगों को दे रखा है ए वेक्टर, एक वेलोसिटी है और जिसका वैल्यू दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। और सिमिलरली यहाँ पे मान लो कि तुमको वेक्टर बी दे रखा है, ठीक है ना, वो भी वेलोसिटी है और उसका वैल्यू तुमको दे रखा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड वेस्ट, टुवर्ड वेस्ट। अब हम तुमसे पूछे कि बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करके तो बता दोगे कि सर वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड बेसिकली कौन है, ये 5 मीटर पर सेकंड जो है वही मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वेक्टर बी के अंदर जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कौन है, 10 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड को तो तुम कंपेयर करके बता दोगे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कम है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। लेकिन इनके डायरेक्शंस को कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे आता है कि जो दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके डायरेक्शंस को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इन जनरल क्या बोलेंगे कि सर दो वेक्टर्स के बीच में जो हमारा कंपैरिजन होगा, जो इनइक्वालिटी होगा, ठीक है ना, वो डिफाइन नहीं होता है। तो इस प्रॉपर्टी को तुम यहाँ पे लिख लोगे चाहोगे तो, ठीक है ना, कि इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर वेक्टर्स, ठीक है, फॉर वेक्टर्स। तो कभी भी अगर तुमको दो वेक्टर्स को कंपेयर करना हो तो तुम लोग क्या बोलोगे, सर हमारे बस में नहीं है, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड को तो कंपेयर करके बता देंगे बट डायरेक्शन कंपेयर करना नहीं सीखे हम लोग आज तक, ठीक है, हम लोगों को नहीं पता है। तो सिंस हम वेक्टर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि इनइक्वालिटी जो है, ठीक है ना, वो वेक्टर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आया हम लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो बहुत बार तुमको क्या होगा ना कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना होगा। दो वेक्टर्स तुमको ग्राफिकल फॉर्म में दिए रहेंगे, ठीक है, और तुमको फाइंड करना होगा कि सर जो गिवन वेक्टर्स है उनके बीच का एंगल क्या है। तो जब भी तुमको दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, उसका तरीका क्या होगा, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार समझ लो, उसके बाद हम डायग्राम से भी तुम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखो जब भी तुमको दो वेक्टर्स ग्राफिकल फॉर्म में गिवन हो और उन दोनों के बीच तुमको एंगल फाइंड करना हो, ठीक है ना, कि उन दोनों के बीच एंगल कितना है, तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होगा कि उन दोनों वेक्टर्स को आइदर टेल टू टेल या हेड टू हेड मिला दो। वो स्पेस में कहीं भी पड़े हो, ठीक है ना, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन होगा जिसके हेल्प से हम लोग दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो तुम्हारा काम क्या होगा कि जो वेक्टर्स जिनके बीच हम लोगों को एंगल फाइंड करना है वो कहीं भी स्पेस में पड़े हो, रहने दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है कि जिनके बीच में तुमको एंगल फाइंड करना है
उन दोनों को पास पास लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, और क्या करो, उन दोनों को आइदर टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन कर दो। सबसे पहला काम यही है। ये नहीं कि गवारों के जैसा मतलब वेक्टर्स दे रखा है, ठीक है, और तुम डायरेक्टली एंगल बताने लग गए, हाँ सर ये एंगल है। नहीं, पहले ये देखो कि वो टेल टू टेल मिले हैं या हेड टू हेड मिले हैं या नहीं। अगर नहीं मिले हुए हैं तो उनको पहले मिलाओ। और किनको मिलाना है? टेल टू टेल और हेड टू हेड को। ऐसे नहीं कि कुछ समझदार बच्चे तेज बनने में क्या करेंगे कि एक के टेल को दूसरे के हेड से मिला दिए कि सर ये तो मिल गया। नहीं, टेल से टेल और हेड से हेड को ही मिलाना है, ठीक है। जैसे ही तुम ये काम कर लोगे, ठीक है, दोनों वेक्टर्स के टेल टू टेल या हेड टू हेड को मिला दिए, अब उस केस में क्या होगा कि दोनों वेक्टर्स जो है वो दो एंगल सबस्टैंड करेंगे। एक होगा हमारा एक्यूट एंगल और एक होगा ऑब्ट्यूस एंगल। एक छोटा सा एंगल सबस्टेंड करेंगे जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री से कम रहेगा तो, और एक एंगल सबस्टेंड करेगा ऑब्ट्यूस जो 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा। तो उस केस में जो एक्यूट एंगल होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बात समझ में आया? तो जब भी तुमको दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना हो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से मान लो कि अपने पास ये एक वेक्टर है, लेट अस से इसको हम बोल दिए हैं ए वेक्टर, ठीक है, और इधर अपने पास क्या है ना कि एक दूसरा वेक्टर दे रखा है कुछ इस तरीके से, लेट अस से ये हम लोगों को दे रखा है बी वेक्टर। अब हम तुमसे पूछे बताओ इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कुछ इंफॉर्मेशन ये भी दे रखे हैं, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन हम ये दे रखे हैं कि ये एंगल जो है हमारा वो लेट अस से थीटा है। तो अब कुछ बच्चे पीछे से चिल्ला के क्या बोलेंगे, सर इन दोनों वेक्टर्स के बीच है एंगल थीटा। इतना समझाने के बाद भी कुछ बच्चे मिस्टेक करेंगे ही, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सर हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं एंगल। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जिन भी दो वेक्टर्स में एंगल बीच फाइंड करना है, ठीक है ना, जिन भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना है तो पहले उनको टेल टू टेल या हेड टू हेड आप मिला दें। तो सबसे पहले ये चेक करो कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो क्या टेल से टेल या उनके हेड से हेड मिले हुए हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जो हमारा वेक्टर बी है उसके हेड पे वेक्टर ए का टेल है, ये तो उस पोजीशन में नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि इनके टेल या टेल से टेल या हेड से हेड को मिलाओ। अब वो कैसे मिलाएंगे? तो अभी तुमको हम एक प्रॉपर्टी बताए हैं कि हम लोग किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल स्पेस के अंदर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो वेक्टर हमारा चेंज नहीं होगा। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके क्या कर लेंगे कि इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को हम उसके पैरेलल शिफ्ट करते हुए कोशिश ये करेंगे कि दोनों के टेल से टेल या हेड से हेड को मिलाए। तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों के हेड से हेड को मिला दो या टेल से टेल को मिला दो। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करते हुए थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं और इसके टेल को हम क्या करेंगे वेक्टर ए के टेल से मिला देंगे। कैसे? तो इसको हम शिफ्ट करते हुए आगे लेके आए, तो जैसे ही हम आगे लेके आए तो देखो जो हमारा वेक्टर बी होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इसको हम पैरेलली उठा के ऐसे ले आए, तो इस वेक्टर बी को यहाँ पे हम ले आए, तो ये हमारा वेक्टर बी हो गया। अब देखो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो टेल है वो दोनों मिल गए। अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि सर ये दोनों वेक्टर जो हैं वो दो एंगल सबस्टैंड कर रहे हैं, कौन कौन सा? तो अब हम वापस थोड़ा सा इन दोनों वेक्टर्स को अलग से बना रहे हैं ताकि वो दोनों एंगल्स को तुम एनालाइज कर पाओ, देख पाओ बढ़िया से, ठीक है। तो ये तो हमारा था वेक्टर ए इस तरीके से, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये था हमारा वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम टू द स्केल नहीं बना रहे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये मत बोल देना कि सर आप ही मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना, आप ही बोले हैं बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए और आप ही ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि टू द स्केल हम स्केल लेके ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि हमारा स्केल पे ही बने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये डायग्राम हम लोग को मिल रहा है। अब तुम देख रहे हो कि सर इसमें दो एंगल ये सबस्टेंड कर रहे हैं, एक तो ये एंगल एक्यूट तुमको दिख रहा होगा और एक एंगल ये वाला दिख रहा होगा तुमको, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब इन दोनों में से किसको कंसीडर करेंगे? तो हम तुमको क्या बताएं कि जो हमारा एक्यूट एंगल होगा उसी को कंसीडर करेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अब देखो ये एंगल कितना होगा, तो फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि सर ये एंगल कितना होगा। अब सिंस कि ये एंगल हम लोगों को गिवन है, ठीक है ना, ये पूरा एंगल हम लोगों को पता होगा, ठीक है ना, ये पूरा एंगल अगर हम तुमसे पूछें कि कितना होगा तो तुम बोलोगे सर 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को सिर्फ ये एंगल चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 180 डिग्री पाई में हम लोग ये एंगल माइनस कर देंगे थीटा, तो ये एंगल हम लोगों को क्या मिल जाएगा, दैट इज पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि सर ये एंगल हम लोगों को मिल गया पाई माइनस थीटा, और यही हम लोग बोलेंगे कि सर जो एंगल होगा हमारा वेक्टर ए एंड बी के बीच में, ठीक है ना, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होगा इज पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करेंगे। पहला काम क्या है तुम्हारा कि आइदर टेल से टेल या हेड से हेड को ज्वाइन करना है। फिर तुम देखोगे कि वो दो एंगल सबस्टेंड करेंगे, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। तो हम लोग को कौन से एंगल को कंसीडर करना है, तो जो एक्यूट एंगल होगा उसको कंसीडर करना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर आप टेल से टेल जो मिलाए तो हम लोगों को ये एंगल मिला पाई माइनस थीटा, और आप बोल रहे हैं कि हेड टू हेड भी मिलाओ, तो क्या दोनों केस में एंगल सेम मिलेगा? यस, बिल्कुल, दोनों ही सिचुएशन में तुमको दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल सेम मिलेगा। अगर तुमको प्रूफ चाहिए तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं मेरे पास कि सर आप हेड टू हेड भी ज्वाइन करके बताइए कि दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल सेम होगा। तो देखो, हेड टू हेड ज्वाइन करने के लिए हम क्या किए ना, वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट करते हुए हम पीछे ले आए, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि क्या होगा। तो देखना हम क्या किए ना कि जो हमारा वेक्टर ए है इसको हम पीछे की तरफ पैरेलली शिफ्ट कर दिए। तो देखो, जब पैरेलली हम पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा वेक्टर ए हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका हेड आ जाएगा और इधर हमारा टेल। तो अब इस बार क्या है कि ये हमारा वेक्टर ए होगा। अब देखो, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। तो अब इन दोनों वेक्टर्स को हम थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं ताकि तुम एंगल्स को एनालाइज कर पाओ। तो देखो, वेक्टर बी जो था हमारा वो तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग था इस तरीके से, तो ये हमारा वेक्टर बी है। और हम क्या किए कि वेक्टर ए को ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो इस डायरेक्शन में देखो कि हमारा वेक्टर ए है, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया। अब देखो, इस बार हम लोग क्या किए ना कि दोनों वेक्टर्स को हेड टू हेड ज्वाइन कर दिए। और वापस तुम देख रहे हो कि ये दोनों वेक्टर्स दो एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं। एक तो हमारा एंगल एक्यूट है और दूसरा ऑब्ट्यूज है। हम लोगों को कौन सा एंगल कंसिडर करना है, जो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि इस सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो ये एंगल जो होगा हमारा वही हो गया एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो तुम देखो वापस से कि इस पूरे लाइन को अगर हम लोग देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल हमारा 180 डिग्री होगा। और इस केस में हम लोगों को ये एंगल पता है, ठीक है ना, थीटा। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये वापस हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये एंगल जो होगा हमारा वो पाई माइनस थीटा। तो वापस देख रहे हो कि फिर से हम लोगों को इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल मिला वो क्या मिला, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में तुम एंगल फाइंड करोगे, एंगल तुम्हारा सेम आएगा। आई होप यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर होगा। ये भी जो प्रॉपर्टीज तुम लोगों को बताएं काफ़ी यूजफुल है, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुमको काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन के अंदर। इन पॉइंट्स को तुम हमेशा दिमाग में नोट करके रखोगे, एक्टिव रखोगे इनको वाइल जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। होता क्या है ना, बहुत बच्चे पढ़ तो लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट वो उन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, दिमाग में नहीं रखते हैं जिनके हेल्प से उनका क्वेश्चन सॉल्व होना होता है, ठीक है। तो फिर जब वो क्वेश्चन सॉल्व करना बैठते हैं, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, कौन से की पॉइंट्स को मिस कर रहे हैं। तो उन क्वेश्चन में तुम ना फंसो, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके लिए तुम्हारे लिए टिप्स क्या है ना कि जितने भी पॉइंट्स हैं जो हम तुमको स्पेसिफिकली मेंशन करते जाएंगे कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते जाना है, ठीक है। तो खास करना कि उनको तुम दिमाग में एक्टिव रखो ताकि जब तुम क्वेश्चंस बनाने लगो, ठीक है, तो वो दिमाग में रिकॉल होते रहे, तुमको पता चले कि ये सब, ठीक है ना, थे हमारे पास जिसके हेल्प से तुम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी था क्या कि दो वेक्टर्स के बीच हम लोगों को अगर एंगल फाइंड करना है तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी था। चलो सिक्स्थ प्रॉपर्टी अब हम लोग देखेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर तुम वेक्टर्स को दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेना कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स gives a vector, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अ वेक्टर। अगर तुम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर तुम दो या दो से अधिक वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो फाइनली जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा, जो क्वांटिटी मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से तुमको समझाएं, मान लो कि अपने पास दो वेक्टर है, लेट अस से ए वेक्टर एक है, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे वेक्टर को ऐड कर रहे हैं बी वेक्टर को। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों को रिजल्टेंट एक और क्वांटिटी मिलेगा, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम लोगों को ध्यान में रखना है। चलो आज फिर यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।